सो हम लोग आज अपने ASP.NET की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें ASP.NET और SQL सर्वर के अंदर हम लोग एक मल्टीपल डॉक्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम जो है वो बनाएंगे। ये मल्टीपल डॉक्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम बनाने से पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा डेटाबेस प्लान किया है और उस डेटाबेस को हम आज डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जो मल्टीपल डॉक्टर या क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल शब्द का यूज़ किया है, तो जब कभी भी ऐसे मल्टीपल वाले सिस्टम्स हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जो पेरेंट जो चीज़ होती है उसका हम लोग हर टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। तो अभी उस पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक यूजर्स टेबल नाम से टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, जिसमें आपकी यूजर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल। अब यहाँ पे ये जो रोल है हमारा, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, एडमिन है, क्या यहाँ पे रोल होएगा वो आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे डॉक्टर्स भी यहाँ पे मल्टीपल ऐड हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। इज इट ओके? तो जैसे कई बार होता है कि किसी क्लिनिक में एक ही डॉक्टर होता है, कई बार ये होता है उस क्लिनिक में एक से ज्यादा डॉक्टर होते हैं। सो इज इट ओके और नॉट? तो पहली चीज हम यहाँ पे ये ऐसी टेबल बनाएंगे। फिर जो डॉक्टर्स टेबल है वो आपको ऐसी कुछ दिखेगी, राइट? जैसे डॉक्टर आईडी रहेगी, यूजर आईडी इसकी क्या है जो इस टेबल से आएगी। तो धीरे धीरे हम लोग वो फॉरेन की रेफरेंसेस और इन चीज़ों को भी समझेंगे और इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। कुछ उनके स्पेशलाइजेशंस हैं, अगर लाइसेंस नंबर है, क्लिनिक एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एक्सपीरियंस है, एट्सेट्रा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी पेशेंट आईडी है, यूज़र आईडी, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज, एनीथिंग जो कुछ भी उनको हो सकती है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन टेबल आ जाएगा। फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टेबल, एक मेडिसिन टेबल, कैटेगरी टेबल, अपॉइंटमेंट्स यानी कि डॉक्टर के साथ पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकता है, फार्मेसीज टेबल और फार्मेसी ऑर्डर्स टेबल इस तरीके से रहेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे आज इसको स्टार्ट करेंगे और जो हमारे डॉट नेट में जो पेजेस बनेंगे वो भी फिर इन्हीं एंटिटीज के हिसाब से बनेंगे। इन्हीं जैसे यूजर्स अगर है तो हम लोग एक ऐड यूजर और एक एडिट यूजर, एक व्यू यूजर्स इस नाम का पेज बनाएंगे, राइट? अगर डॉक्टर्स हैं तो ऐड डॉक्टर, व्यू डॉक्टर, यू नो एडिट डॉक्टर, इस तरीके के पेज बनाएंगे। इज इट ओके? सो पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास विजुअल स्टूडियो का 2019 वर्जन है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का हमारे पास ये वर्जन है। ठीक है। सो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो के जो वर्जन्स की डिटेल है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। और इनको कैसे, जब आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस दोनों को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड जो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिंक भी मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास जो भी डेटा बेसेस हैं वो आ जाएंगे और यहाँ से हमारे पास अगर हमें कोई रीसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना है तो वो हम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि अभी इस क्लास में बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो हम लोग बहुत बेसिक से इसको बनाते जा रहे हैं। जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक ASP.NET वेब एप्लीकेशन है। ओके, और ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो .NET फ्रेमवर्क पे है।
अब आप जब ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क की देखते हैं तो यहाँ पे आपको VB लिखा है, यानी ये VB.NET पे होगी, और ये C# है यानी विजुअल बेसिक, और ये जो है आपका C# पे होगा। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे वो C# है। रिमेंबर, हम C# को अलग से भी बिल्कुल सीखेंगे, लाइक C# में वेरिएबल्स क्या हैं, डिक्लेयर किए जाएं, किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, सिंपल लूप्स कैसे लगाने, ऑपरेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, यू नो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आराम से। सो C# जो है वो कोर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलेगी, जिसके थ्रू हम वेब फॉर्म मॉडल, MVC मॉडल या वेब API एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैंने फिर कहा क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो हम लोग वेब फॉर्म्स पे काम करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से ये ASP.NET C# वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आपके में ये नहीं दिखा रहा है तो आपको जो आपके विजुअल स्टूडियो है उसके सारे ये फीचर्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब इस वेब एप्लीकेशन का नाम हम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, अभी हम इसका नाम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रख लेते हैं, या कुछ एक बेसिक सा नाम रख लेते हैं। सो हमने इसका नाम ऐसे ही स्लाइड डॉक्टर PS या हम सीधे इसका नाम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम रख लेते हैं। जो भी नाम रखना, नाम कैन बी चेंज लेटर, बट ये हम यहाँ पे जो फ्रेमवर्क चूज कर रहे हैं वो हमारा .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 है। हो सकता है आपके केस में डिफरेंट फ्रेमवर्क हो। ओके, सो मोहित, जो क्लास आप कर रहे हो तो आपके में यहाँ तक आ जाता है इस हाँ स्क्रीन तक? ओके, जी। अब हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब जब आपका ये क्रिएट होता है तो कुछ लोग MVC पे काम करते हैं, कुछ वेब API पे, आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग वेब फॉर्म्स जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है उसको लेंगे यहाँ से, और वेब फॉर्म एप्लीकेशंस को करके यहाँ से जैसे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS डॉकर सपोर्ट और ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर यूनिट टेस्ट, ये सब कुछ नहीं करें, जो बाय डिफॉल्ट अभी हमें सेटिंग्स मिली हुई हैं वो है। यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल यूजर अकाउंट, जैसे फॉर एप्लीकेशन दैट स्टोर्स यूजर प्रोफाइल इन अ SQL सर्वर डेटाबेस, यूजर कैन रजिस्टर और साइन इन यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट फॉर फेसबुक ट्विटर। ओके, कई बार होता है ना कि फेसबुक ट्विटर गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आप लॉग इन कर सकते हो, तो वहां से कर सकते हैं। वर्क और स्कूल अकाउंट विंडो ऑथेंटिकेशन अभी हम सिंपल नो ऑथेंटिकेशन से करते हैं, बट लेटर वी विल आल्सो लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, और वेब फॉर्म को करके हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसको, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट कर रहा है। जितनी देर में ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है हम अपने डेटाबेस पे आ जाते हैं। ओके, और डेटाबेस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। इस डेटाबेस का नाम भी हम लोग डॉक्टर PSDB रख देते हैं। ओके, जब आप डॉक्टर PSDB रख देते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो नाम के यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस फाइल्स आ रहे हैं, एक डॉक्टर PSDB और एक अंडरस्कोर लॉग। जो जो हमारा डॉक्टर PSDB है इसमें तो रो का डेटा आएगा, और लॉग जो होता है वो लॉग होता है, लाइक क्या क्या उसमें एक्शंस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके हिसाब से। इनिशियल साइज इन दोनों का 8 MB है, और बाकी तो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशंस वगैरह सब आप देख सकते हैं इसी प्रोग्राम फाइल्स में। माई SQL सर्वर में MS SQL 15 के बाद ये पूरी फाइल है, और ये सब इसका नाम है। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे ये सब सेव हो रहा है, और आप चाहें तो इसको बाद में वो भी कर सकते हैं, बट ये हमारा डेटा में सेव हो रहा है। इसको ओके कर लेते हैं, एंड नाउ यू कैन सी
कि ये डॉक्टर PhD बन गया। इसमें अब हम लोग सबसे पहले डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टेबल्स बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम आज अपनी पहली टेबल बना रहे हैं। तो ये हमारी टेबल है। इस स्क्रीन के बारे में हम पहले भी डिस्कशंस कर चुके हैं, बट लेट्स डिस्कस वंस अगेन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमें पहली टेबल बनानी है वो यूजर्स टेबल बनानी है। इज इट ओके? ठीक है। सो यूजर्स टेबल है और ये एक तरीके का यूजर मास्टर है। तो यूजर मास्टर क्या होएगा? यूजर मास्टर वो टेबल होता है जहाँ पे हम यूजर्स की सारी मास्टर डिटेल्स लिखेंगे। ओके, और इससे जुड़ी हुई कुछ और टेबल्स होती हैं, जैसे ये जो यूजर आईडी है ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन टेबल्स में यूज होगी, जैसे इसमें यूज हो रही है, ठीक है, इस पे यूज हो रही है। तो मास्टर टेबल का नाम अगर अगर हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे TVL यूजर मास्टर, ठीक है, तो इससे हमें याद रहता है कि कौन से टेबल ऐसे हम मास्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके लेते हैं। जैसे यूजर आईडी, यूजर आईडी जो है इसका डेटा टाइप हम लोग इंट ले लेते हैं, इंटीजर। ओके, और इसको हम बाद में ऑटो इंक्रीमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, फिर एक और आएगा यूजर नेम। ओके, यूजर नेम हम यहाँ से ले लेते हैं और यूजर नेम को हम लोग वेर कैर ले लेते हैं और 50 की जगह हम इसमें कुछ 20 कैरेक्टर्स या 30 कैरेक्टर्स अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपके कॉलम नेम होते हैं कि जो आपके टेबल हैं उनके डेटा टाइप क्या होंगे। अब जैसे इसका मतलब है यूजर आईडी में केवल इंटीजर वैल्यूज ही आ पाएंगी। इज इट ओके? यूजर आईडी में जैसे जो इंटीजर वैल्यूज आएंगी वही आप सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल, सो अगर हम यहाँ पे जैसे कस्टमर देख रहे हैं, ये माई एसक्यूएल है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ कस्टमर में जो है आपके जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज अल्फाबेट्स हैं। ओके, बट उसी जगह पे आप अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट आईडी सारी नंबर है और हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आईडी है। राइट, सो नंबर्स को क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट करना बहुत आसान होता है, तो यूजर आईडी लेंगे, यूजर नेम लेंगे, ठीक है, और यहाँ से और भेज देगा ईमेल, पासवर्ड, रोल, कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल लेते हैं, ईमेल को भी हम लोग वेर कैर रखने वाले 50 कैरेक्टर्स लेंगे, इसकी स्पेलिंग हम ईमेल लिख लेंगे। ठीक है, पासवर्ड है, पासवर्ड को अभी हम लोग यहाँ पे एन वेर कैर 100 रख रहे हैं। ठीक है, एन वेर कैर 100 रख रहे हैं और इसके हिसाब से हम यहाँ पे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम पासवर्ड सेव करेंगे तो पासवर्ड को हम हैश करके सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि SHA 256 हैश हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली हैश और इनक्रिप्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि जो एक्चुअल पासवर्ड है वो डेटाबेस में नहीं दिखेगा बट इनक्रिप्ट होके दिखेगा। सो the hashes have length of 256 bit और 64 hexadecimal characters और 40 alphanumeric। सो इसीलिए हैश एक ऐसा टॉपिक है जो हम आगे डील करेंगे, कितना कैरेक्टर लेना चाहिए, क्या लेना। अभी हम इसीलिए एन वैर लेते हैं। अभी हम इसमें में भी ऐसे ही स्टोर कर ले, बाद में हम इसको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में तो यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लेंगे। ओके, कांटेक्ट नंबर को हम सीधे फोन लिख लेते हैं ताकि हमें इतना नहीं लिखना पड़े, और इसको भी हम वेरकेर 15 ले रहे हैं क्योंकि हम लोग नंबर्स को उनके जो कंट्री कोड है उसके साथ में लेने वाले हैं। ठीक है, और फोन हो गया, इसमें हम अलाउ नल्स बंद करते हैं और अभी हम बताएंगे क्यों किया है इसको। और
फोन हो गया, एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एड्रेस क्या होता है कि हम चाहे तो सीधे एड्रेस भी लिख सकते हैं, मगर जिसमें एड्रेस में तो आप जैसे varchar मैक्स भी ले सकते हैं, मगर क्या होता है कि सर्चेबिलिटी के लिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके तो इसीलिए हम लोग एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग varchar 50 कर लेते हैं, सिटी varchar 50 और कंट्री ऐसे करके इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो पोस्टल कोड भी ले सकते हैं, तो ऐसा हम सेव कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमें कस्टमर मतलब यूजर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया सिटी या कंट्री के हिसाब से उनको देखना है तो हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एरिया सिटी कंट्री एंड पोस्टल कोड इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली जितना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब पोस्टल कोड क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेंथ का होता है, तो अभी हम इसको varchar 15 ले लेते हैं। और ये varchar लेने से ये बेनिफिट होता है कि इसमें वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है, राइट। अगर वेरिएबल कैरेक्टर्स आते हैं तो आपको एक आसानी होती है। आप अगर आप श्योर हैं बिल्कुल कि उतने ही फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आने वाले, तो आप कैर यूज करिए बिकॉज वो फास्ट और मोर एफिशिएंट होता है। पर अगर आपको लगता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं वहाँ पे, जैसे किसी का नाम है, किसी का और डिटेल्स हैं, तो वहाँ पे ये सब हो सकता है, ठीक है। इसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, नेम, ठीक है। तो एक यूज़र नेम होगा, एक फुल नेम होगा, ऐसे हम स्टोर करेंगे। इसको भी हम लोग varchar 50 यूज़ करते हैं। ओके, इज इट ओके? अब जो आपकी प्राइमरी की होती है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ओके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर आईडी लिया है, सो ये ऑटो इंक्रीमेंट हम करना चाहते हैं कि हर बार जब एक यूजर ऐड हो तो इसकी वैल्यू अपने आप एक एक बढ़ जाए, ओके। इसके लिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं और इसको कह देते हैं इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसको हम यस कर देते हैं, ओके। और इस आइडेंटिटी यस हो जाने पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट भी 1 का हो जाता है और आइडेंटिटी सीड भी 1 का हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सिंपली देखते हैं तो जो आइडेंटिटी सीड होता है और इंक्रीमेंट होता है वो वैल्यूज हैं जिनका यूज किया जाता है आइडेंटिटी कॉलम में। सीड का मतलब क्या होता है? द वैल्यू यूज फॉर द फर्स्ट रो, यानी कि जब पहली रो आएगी तो उसके लिए कौन सी वैल्यू यूज होगी। और इंक्रीमेंट क्या होता है कि जो वैल्यू ऐड होगी टू द आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ द प्रीवियस रो, ओके। अगर हम दोनों 1 1 से शुरू कर रहे हैं तो इसका सिंपली मतलब ये हो जाएगा, जैसे शुरुआत 1 से होगी, फिर अगली 2, उसके अगली 3 4 5 एंड सो ऑन। इज इट ओके? आप जब भी ऐसा काम करें तो जहां से भी आपको शुरू करनी है वो आप सीड में रखिए, और जितना जितना ऑटो इंक्रीमेंट आपको चाहिए वो आप ऐसे रखिए, ठीक है। इसको करने के बाद आप जो है इस टेबल को सेव कर दीजिए। अब जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो जैसे इसका नाम टेबल 1 है, हम लोग इसका नाम यूजर मास्टर कर देते हैं, ओके। और ये हमारी सेव हो गई। इज इट ओके? और टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस टेबल को यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, पहले इसे रीलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि dbo.usermaster इस तरीके से ये इसको रिफर कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक यूजर को ऐड यहाँ से एसक्यूएल से भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम सेलेक्ट टॉप रोज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें दिखेगा कोई नहीं है, तो ये सेलेक्ट कमांड ऐसे चलाते हैं यहाँ पे। बेसिकली इन्होंने सेलेक्ट टॉप 1000 यानी टॉप के 1000 यूजर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। अगर आप सबको करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको एडिट टॉप 200 रोज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी यूजर नहीं है, हम यूजर आईडी पे भी कुछ नहीं भरते। जैसे यूजर नेम
हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए यूजर नेम रख दिया हमने मोहित, ठीक है। ईमेल रख दिया moid@mail.com। पासवर्ड हमने रख दिया 123456। अभी हम बात करेंगे हैशिंग पे, पर अभी हम सिंपल पासवर्ड रख रहे हैं। वो लेटर +91 और ऐसे 123 ऐसे करके पासवर्ड रख दिया। एरिया मान लीजिए इनका है गोलागंज, सिटी इनका है लखनऊ, कंट्री इनकी है इंडिया, पोस्टल कोड इनका है 226018 और फुल नेम इनका है मोइद टेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने रख दिया और बस इसको हम जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे 1 अपने आप आ गया, ओके। बिकॉज हमने आइडेंटिटी जो बनाई थी इसको, और जो सीड हमने 1 से शुरू किया था, और जब हम सेकेंड यूज़र रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए सेकेंड यूज़र है, इनका यूज़र नेम है अमित, amit@mail.com, इनका पासवर्ड है 45678 +91234234। अभी यहाँ पे क्या है, आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि जैसे ईमेल है और जो फ़ोन नंबर है, आपको पता है कि ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, तो एसक्यूएल में इसको हम यूनिक की से जो है रिफर करते हैं, ओके। तो कैसे उसको यूनिक बनाना है ये भी आगे सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। मान लीजिए ये जानकीपुरम में रहते हैं, ये भी इनको चलिए हम जानकी विहार, ये दिल्ली में रहते हैं, ये भी इंडिया में रहते हैं, 11011 हम कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, और इनका नाम है अमित टेस्ट, ओके। अब देखिए जैसे हम एंटर दबाएंगे तो ये 1 और 2 आ गया, ओके। सो इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम में ये कर सकते हैं। अभी हम ये बाकी की चीज़ें बंद कर देते हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका डेटाबेस है, जब आप इसके सेलेक्ट टॉप 1000 व्हाटएवर करेंगे तो ये अब आपके यूज़र आने लगे। इज इट ओके? और अब हम आज एक छोटा सा यहाँ पे काम करते हैं कि अब इसको समझते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। अभी हम अपडेट वगैरह पे नहीं जाते। विजुअल स्टूडियो में ये डॉक्टर पीएस का ओवरव्यू है। इसमें इन्होंने ASP.NET पे हम लोग को सब कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपको सोल्यूशन दिख रहा है। सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स और कुछ फाइल हमें मिली हैं, ओके। जिसमें हमें अबाउट अस या अबाउट पेज मिला है पहले से, कॉन्टैक्ट पेज मिला है पहले से, डिफ़ॉल्ट पेज मिला है, ग्लोबल एसैक्स पेज मिला है, साइट मास्टर मिला है, साइट मोबाइल मास्टर मिला है, ओके। साइट मास्टर का मतलब क्या होता है? आई एम कंसिडरिंग कि जो लोग भी ASP.NET को पढ़ रहे हैं उनको बेसिक HTML की नॉलेज तो पहले से होगी। अगर आपको बेसिक HTML की नॉलेज नहीं है तो यू शुड हैव दैट नॉलेज। सो एक, पर फिर भी एक HTML पेज जो होता है, सो हम एक HTML पेज की बात करते हैं। तो HTML पेज में सबसे पहले आपको ऐसे मिलेगा डॉक टाइप HTML। ये फर्स्ट लाइन होते हैं जिससे पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। फिर आपका HTML पेज में दो पार्ट होते हैं, हेड, ओके, और बॉडी। इज इट ओके? हेड और बॉडी। हेड जो होता है वो यूजर को नहीं दिखाई देता, ओके। और यहाँ पे HTML बंद हो जाता है, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे HTML को ओपन करते हैं, ठीक है। तो HTML का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप एक वेबसाइट को देखते हैं, तो जैसे अभी अभी मान लीजिए हम लोग एक मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इस पेज में है हम, तो यहाँ पे ये सब देखिए। अब हम एक और पेज ओपन करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये नीचे का जो फुटर है
ऊपर का जो हेडर है वो सारी ही और जानकारी केवल बदल रही है। ओके, हम व्यू प्रोडक्ट्स करते हैं तब भी देखिए, तो ऊपर का हेडर सेम रह रहा है, साइड बार सेम रह रहा है, और नीचे का फुटर सेम रह रहा है। व्हाट इज चेंजिंग? सिर्फ ये जो बीच का कंटेंट है ये चेंज हो रहा है। इज इट ओके? अब जब हम इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से आप अपने क्रोम ब्राउजर को मोबाइल व्यू में देख सकते हैं। ओके, हम इसकी जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट फोन पे कैसा दिखेगा, जैसे हम मान लीजिए गूगल पिक्सल पे ये कैसा दिखेगा वो देखते हैं, तो ऐसा दिखेगा। अब आपको लग रहा है ना मोबाइल में तो व्यू बदल गया, राइट? मोबाइल में जब हम करते हैं, अगर प्रोडक्ट का पेज देखते हैं तो आपको डिफरेंट दिख रहा है, राइट? इज इट ओके और नॉट? जी। सो मोबाइल में भी हेडर फिक्स है, ठीक है, नीचे की तरफ फुटर भी फिक्स है, पर साइड बार इस बटन के क्लिक होने पे ही आता है। ओके, पर जब आप वेब व्यू में हैं, यानी कि डेस्कटॉप व्यू में हैं, तो आपका साइड बार यहाँ पे रहता है, इसके क्लिक होने पे हाइड होता है ये जो। सो इसीलिए जो ऐसा पार्ट है पेज का जो फिक्स है, सारे पेजेस में फिक्स होगा, ओके, वो पार्ट यहाँ पे क्या होता है, जब डॉट नेट में आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो आपका हेड का पार्ट है, देखिए हेड टैग दिख रहा है, जो आपका बॉडी का पार्ट है, बॉडी का सारा पार्ट नहीं, ओके, बॉडी का सिर्फ वो पार्ट जो फिक्स है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, जैसे यहाँ तक। उसके बाद जो एक इन्होंने यहाँ पे दिया है ASP कंटेंट प्लेस होल्डर ID बराबर मेन कंटेंट। ओके, यानी कि अगर अब हम देखें अबाउट अस पेज को ओपन करते हैं तो इन्होंने हेड और बॉडी और फुटर नहीं दिया है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कंटेंट प्लेस होल्डर की ID मेन कंटेंट है और उसका जो कंटेंट है वो ये है, राइट? सो ये जो साइट मास्टर है, अगर आप इस साइट मास्टर को देखते हैं तो साइट मास्टर कह रहा है कि बाकी इस पर्टिकुलर कोड के अलावा, ओके, इस पर्टिकुलर कोड के अलावा इसके ऊपर जितनी चीज है और इसके नीचे जितनी चीज है वो सब पेज पे सेम होएगी। ओके, मगर सिर्फ बदलेगा क्या? बदलेगा वो जिसकी कंटेंट प्लेस होल्डर ID मेन कंटेंट होगी। तो अगर हम कॉन्टैक्ट पेज में जाते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज में कंटेंट प्लेस होल्डर ID मेन कंटेंट में ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ये सारी जानकारी। अगर आप डिफॉल्ट पेज में जाते हैं तो कंटेंट प्लेस होल्डर मेन कंटेंट में ये लिखा हुआ है। इज इट ओके? और ये टैग यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 42 पे बंद हो रहा है। सो अगर आपको किसी पेज में कोई भी बदलाव करने हैं तो वो आपको इसके ही अंदर करने होंगे। नाउ बिफोर दैट इसको जरा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से रन करते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर छोटा सा एरो होता है ग्रीन कलर का, इसको आप रन करते हैं तो अब ये क्या करेगा आपके लिए, लोकल होस्ट 44392 यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन हमें दिखा देगा। इसमें क्या होता है, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, ये ऑलरेडी बना हुआ है। इज इट ओके? ठीक है, ये देखो, तो इसमें जो हमारा ये ऊपर का ब्लैक पोर्शन है ये हेडर है, यानी इसे क्या कहते हैं, नैव बार। ओके, क्या कहते हैं, नैव बार। हाँ, नेविगेशन बार या नैव बार, सबसे ऊपर ज्यादातर क्या होता है, नैव बार, इसे नैव टैग में लिखा जाता है। इज इट ओके? और जो फुटर का कंटेंट होता है वो ज्यादातर फुटर टैग में लिखा जाता है। ओके, और जो हेडर का कंटेंट होता है, जैसे नैव बार भी हेडर का ही पार्ट होता है, तो वो हेडर टैग में ऐसे लिखा जाता है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, बट ऐसा लिखने से हमें पता लगता है कि क्या हेडर है क्या नहीं। और फिर यहाँ पे ज्यादातर आपको
एक सेक्शन मिलता है जिसकी आई क्लास या आईडी कंटेंट होती है, ठीक है, जिससे आपका जिससे आपको पता लगता है कि इस सेक्शन के अंदर, ओके, आपका मेन कंटेंट है। ओके, सो हेडर और फुटर सेम रहता है और यही सेक्शन का कंटेंट बस बदलता रहता है। ओके, तो अभी मेरी एप्लीकेशन जो हम लोग की बनी है उसमें एप्लीकेशन नेम लिखा है ASP.NET लिखा है, पर अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या है? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, यही है। सो हम क्या चाहेंगे कि इस एप्लीकेशन नेम की जगह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐप लिख के आए, यहाँ पे वेलकम टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐप। तो कैसे करेंगे? और एक चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि ASP.NET में जो लोकल होस्ट यानी जो रूट में आपको पेज दिख रहा है वो डिफॉल्ट डॉट ASPX है। इज इट ओके? जो रूट में दिख रहा है, और बाकी के पेज हैं जो, तो वो अबाउट डॉट ASPX और कॉन्टैक्ट डॉट ASPX हैं। ठीक है, अब इन्होंने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या किया है कि इसके आगे से ASPX को हटा दिया है। तो जब ये व्यू में दिख रहा है तो ASPX नहीं दिख रहा है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बेहतर चीज है। ओके, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर ऐसे लिखा है डॉट PHP या डॉट ASPX, ओके, तो वो थोड़ा सर्च इंजन URL अनफ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर ऐसे आएगा ID इज इक्वल टू 5 इस तरह, राइट? तो ये अनफ्रेंडली हो जाता है। जो फ्रेंडली URL होते हैं उसमें ये जो फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं वो हाइड कर दिए जाते हैं। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा। एंड अगेन, दिस इज जस्ट द फर्स्ट डे, सो बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये डिफॉल्ट पेज है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने सोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे, कुछ भी एडिट करने से पहले सोल्यूशन को स्टॉप कर दिया और यहाँ से डिफॉल्ट पेज पे गए। अब जो हम लोग वेब मॉडल लिए हुए हैं, जो जो हम वेब फॉर्म्स मॉडल लिए हैं, यानी फॉर्म के थ्रू काम होगा, तो उसमें क्या है कि हमारा जो ASPX यानी जो पेज है, ओके, वो डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS और डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट डिजाइनर डॉट CS, ओके, यानी कि इसमें पेज में हमें दो और फाइल अंदर मिली है। सो बेसिकली जो भी डिजाइन वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे जो जो आप पेज के ऊपर देख रहे हैं डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा पेज कहाँ चला गया? ओके, वो हमने स्टॉप कर दिया इसलिए बंद हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो जो डिजाइन वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे इस टेक्स्ट की फॉन्ट साइज बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इनपुट मिल रहा है, यहाँ पे आपको फॉन्ट अलग, यहाँ कलर ब्लू। तो जो डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे इसमें लिखे हुए हैं ASPX में, और जो कोड बिहाइंड है, जो C# फाइल है, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसमें आप ये सारे देख रहे सिस्टम वो, तो यहाँ पे आपके सारे नेम स्पेस यूज हुए कि हमारा ये पेज, इसका जो कोड बिहाइंड है वो कौन कौन से नेम स्पेस ले रहा है, राइट? उसमें कौन कौन से लाइब्रेरीज वगैरह का यूज हो रहा है या कौन कौन से कंट्रोल्स का यूज हो रहा है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर एडिशनल चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे आपको SQL सर्वर से कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे वो नेम स्पेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ और करना है तो वो यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट ASPX पे है, तो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ASP.NET लिखा है, तो इसको हम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐप लिख देते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम बाद में लिख देंगे कि वेलकम टू आवर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, ऐसा वैसा। ओके, तो यहाँ से ये जो कोड है, तो हेडिंग होती है सबसे बड़ी हेडिंग H1, और पैरा H1 के बाद H2 H3 H4, जैसे H2 सब हेडिंग होती है, ये होता है, और पैराग्राफ P होता है। तो जैसे हम लिख देते हैं वेलकम टू आर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐप।
here you can manage your digital prescriptions. ऑब्वियसली जो कंटेंट वगैरह हम लोग बाद में आराम से जनरेट करेंगे। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, अभी अभी मैं इस पेज को रन भी करता हूँ। तो अगर हम ये ASPX पेज पे हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग द एंटायर सोल्यूशन हम व्यू इन ब्राउज़र कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐप लिख के आ गया और वेलकम आ गया। इज इट ओके? जी। तो अब जैसे यहाँ एप्लीकेशन नेम लिखा है, ये कैसे चेंज होगा? तो जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ सारे पेजेस में कॉमन है वो साइट मास्टर का पार्ट होती है, राइट? तो हम जब साइट मास्टर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे तो फॉर्मेट फॉर्म रन एट सर्वर मिलेगा क्योंकि ये वेब फॉर्म एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आपको ये div मिलेगा, ठीक है? यहाँ nav बार लिखा है, ओके? तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो टॉप का nav बार है उसे nav बार क्लास के थ्रू दिया है, ओके? यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनी है वो बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज कर रही है। बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के हेल्प करता है। इज इट ओके? जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो ये वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज दिखेगी और जब हम वेब पे जाएंगे तो वेब के लिए ऑप्टिमाइज दिखेगी, ओके? अगर हम अपने स्क्रीन का साइज देखिए जैसे जैसे बदल रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिव है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव, ओके? और यहाँ पे जो बूट स्ट्रैप यूज हुआ है वो थोड़ा पुराना बूट स्ट्रैप है, ठीक है? वो बूट स्ट्रैप जो है वो बूट स्ट्रैप 3 यूज होता है यहाँ पे। लेटर आपको बूट स्ट्रैप भी सिखाया जाएगा कि बूट स्ट्रैप क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? और बूट स्ट्रैप को भी हम समझेंगे। अभी जैसे जो एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई तो इसमें बूट स्ट्रैप 5 यूज हुआ है, ओके? सो बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप 3 और बूट स्ट्रैप 5 और 4 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासेस हैं। बूट स्ट्रैप क्या करता है कि बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी CSS फाइल को, मतलब हजारों लाइन की CSS फाइल को पहले लिख देता है, हजारों लाइन की स्टाइलिंग पहले से कर देता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डिव साइड बाय साइड दिख रहे हैं, 3 डिवीजन दिख रहे हैं। और जब इसको हम मोबाइल पे देखेंगे तो ये एक दूसरे के नीचे आ गए, दिख रहा है? जब हम इसको वेब पे देखेंगे तो साइड बाय साइड आ गए। तो बूट स्ट्रैप क्या कहता है कि हमारा जो पूरा पेज है, ओके, ऑब्वियसली हम लोग इस बात को आगे भी डिस्कस करेंगे बट आज हम लोग हर चीज का थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले रहे हैं। तो बूट स्ट्रैप क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम एक वेब पेज बना रहे और अभी हम उसको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, या मीडियम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मीडियम को क्या बोलेगा? MD, ठीक है? बड़ी को क्या बोलेगा? LG, स्मॉल को क्या बोलेगा? SM, एक्स्ट्रा स्मॉल को क्या बोलेगा? XS, ओके? इस तरह से कुछ इसने नाम दे रखे हैं। तो क्योंकि हमारी डिवाइस एक मीडियम डिवाइस है तो हम इसे MD बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी जो हमारी डिवाइस की विड्थ होती है ना, ओके, फुल विड्थ, एक मीडियम डिवाइस की फुल विड्थ यानी एक लैपटॉप की या एक कंप्यूटर की, उसे 12 मानता है, ओके? इज इट ओके और नॉट? उसे ये 12 कॉलम मानता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कॉलम, ठीक है? ऐसे तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। इज इट ओके? तो ये मानेगा कि पूरी की पूरी 12 कॉलम है। ठीक है, तो अगर हमें 3 कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे? MD3 हम लोग 4 4 ले लेंगे नहीं? 4 हाँ। तो भाई इधर 4 लो, इधर 4 लो और इधर 4 लो, 12 हो गए टोटल। जी ठीक है, सो एक मीडियम डिवाइस का 4 कॉलम क्या कहलाएगा? कॉल MD4। और तो कितने हुए कॉल MD4? कॉल MD4 तो एक रो में अगर हमने 3 4 4 के रख दिए तो वो तीनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग खेल सकते हैं नहीं, 8 4 ले सकते हैं, 6 6 ले सकते हैं अगर बराबर रखना है, फुल विड्थ रखना है तो 12 ले सकते हैं। यस और नो बताओ। यस राइट, जैसे अगर हमें मान लो एकदम हाफ हाफ विड्थ के 2 लेने हैं तो क्या करेंगे? ऑल भाई MD ये भी 6 कॉल MD6, ये भी 6 कॉल MD6। राइट, अगर ऐसा कुछ लेना है कि इधर कम इधर ज्यादा तो इसको 4 ले लो, इसको 8 ले लो। ओके, और ये हम लोग आगे सीखेंगे डिटेल में। तो वही आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम डिफॉल्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने पहले तो कहा ये रो है, एक रो। तो डिव की खासियत क्या होती है? एक बड़ा डिव इन्होंने सबसे ऊपर ओपन किया और फिर बंद किया। तो हम लोग एक अपना डिव बना के दिखाते हैं। ओके, तो हमने कहा एक रो हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा div क्लास इज इक्वल टू रो। इज इट ओके? और इस div को बंद किया। div का मतलब डिवीजन है या कंटेनर है। तो हमने कहा एक बड़ा कंटेनर बना दिया और हमने कहा इस कंटेनर में हम 2 हाफ हाफ रखेंगे। तो 2 हाफ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? div क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6। ओके, जी इज इट? हेलो अब इस कॉल MD6 में हम क्या करने वाले हैं? इस कॉल MD6 में हम पहले लिख देते हैं डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। ओके, और इधर में क्या लिख लेते हैं? पेशेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब कि इस वाले सेक्शन से डॉक्टर रजिस्टर कर लो, इसे पेशेंट कर लो। एक छोटी सी एग्जांपल और दिखा। सो अब हम क्या करते हैं? हमने 2 6 6 के बना लिए हैं और इसको अब हम लोग वहां पे रिलोड करते हैं। अब आप देख रहे हैं डॉक्टर रजिस्ट्रेशन इधर आ गया, पेशेंट रजिस्ट्रेशन इधर। ओके, अगर हमें देखना है तो हम ऐसे बॉर्डर लिखते हैं। ओके, अब जैसे बॉर्डर क्लास इसमें ये नहीं ले रहा क्योंकि ये बाद में आई। तो हम क्या करते हैं, अभी ऐसे एक CSS दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम इनलाइन CSS का यूज कर रहे हैं जो नहीं यूज करना चाहिए, जस्ट फॉर टेस्टिंग। बॉर्डर 1px सॉलिड हैशटैग या कलर ले लेते हैं यहाँ से ये। ओके, तो इसको हमने कह दिया बॉर्डर ऐसा। इज इट ओके? एक को हमने बॉर्डर दे दिया। ये सब हम सीखेंगे आगे। तो ये देखिए, कैन यू सी? तो आधे हाफ में एक बॉर्डर है। अगर आपको दूसरे को भी बॉर्डर देना है, दूसरे कलर का बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे आप कोई और कलर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये वाला ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आधे हाफ में ये आ गया, आधे में ये। ओके, सो इस तरीके से कॉल MD6 से आपने आधा आधा कर लिया। अगर आपको 5 दिखाने होते, ठीक है, तो आप
अलग फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि 6 का है। तो जो बूटस्ट्रैप के लेटर वर्जन्स आए उसमें उन चीज़ों को सॉल्व किया गया, मगर यहाँ पे जैसे हमें अगर मान लो 6 दिखाने हैं तो हम क्या करें, कॉलम डी टू कॉलम डी टू कॉलम डी टू के 6 दिखा दें। ठीक है, सो इस टाइप से आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बूटस्ट्रैप को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, ओके, बिकॉज हमारा मेन फोकस एप्लीकेशन और उसको बनाना और उसको रन करना है। बट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट बूटस्ट्रैप, सो दैट आप इस तरह के पेजेस और चीज़ें बना सकें। ओके, हम यहाँ पे क्या है कि H2 जोड़ देते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हम डॉक्टर रजिस्ट्रेशन यानी सब हेडिंग देते हैं ताकि पता लगे उसको आराम से यूज़र को कि अच्छा यहाँ से डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, अभी हम बॉर्डर हटा देते हैं और बूटस्ट्रैप की एक और अच्छी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं बीजी और यहाँ पे लिख देते हैं वार्निंग, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बीजी और यहाँ पे लिख देते हैं इन्फो। अभी ध्यान से देखना क्या होता है। तो ये जो बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, वार्निंग का मतलब है ऑरेंज, इन्फो का मतलब है ब्लू। तो आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप ने कलर को क्या नाम दिए। दिख रहा है हल्का सा ऑरेंज, हल्का सा ब्लू, कैन यू सी? ठीक है, डेंजर का मतलब लाल है, सक्सेस का मतलब हरा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लो इसको। डेंजर मतलब क्या है, रेड। वार्निंग मतलब क्या है, ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज सा कलर होता है। आप अपने हिसाब से बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। सक्सेस का मतलब क्या होता है, ग्रीन। ओके, प्राइमरी का मतलब होता है नेवी ब्लू, जो आपको पीछे इस बटन पे दिख भी रहा है। ओके, और इन्फो भी ब्लू होता है, ये लाइट ब्लू होता है। ओके, तो जैसे इन्फो का ये कलर है, ठीक है। तो डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, प्राइमरी, इन्फो। डार्क भी होता है, डार्क का मतलब ब्लैक होता है, एकदम जो है ना ब्लैक कलर ये होता है। और लाइट का मतलब या वाइट का मतलब तो पता है आपको, ठीक है, ये सब आगे समझेंगे। तो इस तरीके से ये है। आज आपको क्या करना है कि अब हम एक छोटा सा पेज बस यहाँ पे बनाते हैं। देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से हम सोल्यूशन पे जाते हैं और सोल्यूशन पे जाने के बाद ऐड पे जाते हैं। ओके, फिर से देखिए, सोल्यूशन पे जाए, यहाँ पे सोल्यूशन के नीचे जो प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ क्लिक किया और ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे न्यू आइटम जोड़ रहे हैं। ओके, जी। ओके। और न्यू आइटम में हमारे पास कई आ गए कि HTML पेज बनाना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना चाहते हो, MVC5, डॉटनेट हैंडलर, मॉड्यूल, 50 चीज़ें हैं जो कभी ना कभी हम आगे समझेंगे। बट आज हम वेब फॉर्म विद मास्टर लेंगे। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम खुद से पूरी कोडिंग करें बैठ के। बात समझ रहे हो? हम नहीं चाहते कि ये हेडर और फुटर हम खुद से बनाएं। हम भाई जो पहले से है तो उसी को यूज करेंगे, यही फ्रेमवर्क का फायदा है। फ्रेमवर्क में आपको 50 चीजें पहले से मिलती है। तो वेब फॉर्म विद मास्टर फाइल लेते हैं। तो ये पूछेगा कौन सा मास्टर, तो हमने साइट मास्टर ले लिया और ओके कर दिया। अब इसमें हमारे पास कंटेंट आईडी कंटेंट 1 आ गया, प्लेस होल्डर में वही मेन कंटेंट आ गया। जैसे अबाउट पेज में आते हैं तो कंटेंट आईडी इसने बॉडी कंटेंट रखा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज में आते हैं तो कंटेंट आईडी बॉडी कंटेंट है। सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। तो हमारा एक पेज जो है वो ऐड हो रहा था, हाँ भाग गया, एक सेकेंड। सो ये आ गया, इसको हम रीनेम करते हैं जरा पेज को, ठीक है। और इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं व्यू यूजर्स। ओके, इज इट ओके? सो हमने इस पेज का नाम क्या रख दिया है, व्यू यूजर्स। और अब हम
जो भी काम करेंगे वो इस प्लेस होल्डर के अंदर करेंगे। ओके, और यहां से टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसे पिन कर लेंगे। फिर से देखिए, तो यहाँ पे टूल बॉक्स अगर आपके नहीं ओपन है तो आप यहाँ से टूल बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इस एरिया को थोड़ा आप बढ़ाना चाहते हैं ये कर सकते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। तो इधर से आपको ये सब चीजें मिलेंगी, इधर से टूल बॉक्स मिलेगा, इसे आप पिन अनपिन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रिड व्यू खींचते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट सी चीज है, बट बेसिक चीजों को समझने के लिए हम लोग ग्रिड व्यू से यूज करेंगे। तो ग्रिड व्यू क्या होता है, एक टेबल व्यू होता है, एक डेटा टेबल होता है बेसिकली, ठीक है। अभी हम लोग इस पेज के सोर्स मोड में है। किसमें? सोर्स मोड। ये हमारी वेब कॉन्फ़िग फाइल है। ओके, इज इट ओके? हमारी वेब कॉन्फ़िग फाइल में अभी आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी वेब कॉन्फ़िग फाइल से बहुत सारे ऑब्वियसली एक्सेस कंट्रोल्स और यूआरएल और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है, हम समझेंगे क्या होता है। पर ये जो व्यू यूज़र का ग्रिड व्यू है, इसको हमने ओपन किया और इसके डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो ये हमें एक डिज़ाइन दिखा रहा है कि ऐसा टेबल भैया हम तुम्हें दिखाएंगे। यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करते हैं और अब इस ग्रिड व्यू में दिखाने के लिए कुछ डेटा भी तो चाहिए, राइट? तो हम यहाँ से एक न्यू डेटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे। जो हमारे डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये सब कई बार हमें मैनुअली लिखनी पड़ती है, वो भी सीखेंगे। पर हम एक ग्रिड व्यू पे आते हैं और यहाँ से न्यू डेटा सोर्स पे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि न्यू डेटा सोर्स आप बताइए, तो उस डेटा सोर्स की आईडी बताइए। तो क्योंकि हमारा वो एसक्यूएल डेटा सोर्स है, हम उसकी आईडी एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 रख सकते हैं, या जो आपका मन हो, जैसे क्योंकि हम एसक्यूएल डेटा सोर्स इससे कनेक्ट करने जा रहे हैं, ओके, जिसका नाम डॉक्टर्स पीएसडीबी है, ठीक है। तो इसका नाम डॉक्टो पीएसडीबी है, गलती से हो गया, जो भी हो गया तो हो गया। तो डॉक्टो पीएसडीबी है। तो ये क्योंकि डेटाबेस है, अगर ये एंटिटी होता, लिंक होता, ऑब्जेक्ट होता, साइट मैप होता, एक्सएमएल होता, तो हम वो कनेक्ट करते। ये हम एसक्यूएल में जाएंगे। अब कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन स्ट्रिंग तो है नहीं आपकी, ठीक है। यहाँ पे हम एक न्यू कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब न्यू कनेक्शन में ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई और तरह का डेटाबेस जैसे ओरेकल है, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल है, तो आप वो चूज करेंगे। हम लोग इसको ही चूज करते। और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज वेट वाइल वी रिट्रीव, ओके। तो हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अपने सर्वर का नाम टाइप करना पड़ता है। अब हमारा सर्वर का नाम कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मैंने एसक्यूएल सर्वर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक ये ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है, डेस्कटॉप फलाना ढिमाका व्हाटएवर। सो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, ओके। और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको जब करेंगे तो ये हमारे सारे डेटाबेसेस आ गए, ओके। हमारा डेटाबेस कौन सा है? डॉक्टो पीएचडीबी। इसे हम ओके कर लेते हैं। अब इज इट ओके? यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, इसे हम कॉपी कर सकते हैं, ओके। सो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें आगे अदर टाइप के ऑपरेशंस में काम आएगी। सो यू विल कॉपी इट, ये बेहतर है। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो ये सारा चीज जो जैसा लिखा है सेव कर रहे हैं, उसको कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने केवल एक ही टेबल बनाया ना उस डेटाबेस में, राइट? आगे चल के हम लोग और टेबल्स बनाएंगे, बट अभी हमने एक बनाया, तो वही ये टेबल दे रहा है। इज इट ओके? और
अब हम स्टार, स्टार का मतलब क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर मास्टर। स्टार का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। ओके, अगर हम कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे यही चार, ओके, क्योंकि हम पासवर्ड कई बार नहीं दिखाना चाहते मान लो, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी क्योंकि एज अ बिगिनर है तो हम स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है, जैसे वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, या हमें कोई कंडीशन लगानी है जैसे वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, वो आगे करेंगे, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। ऑर्डर बाई का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर बाई, जैसे मान लो हम कहते हैं कि जो यूजर की आईडी है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, समझ रहे हो बात, उल्टा दिखाओ, ठीक है, और ये ओके कर दिया तो ऑर्डर बाई है। एडवांस में क्या है, अभी ये आ नहीं रहा है क्योंकि जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, मगर वो भी हम कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय अभी हम सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम नहीं रखेंगे। और अभी एडवांस को आगे समझेंगे कैसे होएगा। यहाँ पे मान लो हम जैसे यूजर आईडी ये सब चार चीजें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तब भी एडवांस नहीं आ रहा है। एडवांस कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो सब हम आगे समझेंगे। ये सब करने के बाद नेक्स्ट करना है और टेस्ट क्वेरी करनी है। देखो, वो जो दो हम लोगों ने एक अलग सर्वर पे बनाया जो विजुअल स्टूडियो से अलग है, उस डेटाबेस को हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कई बार होता है कि ये जो डेटाबेस है ये दूसरी किसी जगह पे रन कर रहा होता है, इसका एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, सो अगर आपका डेटाबेस रिमोट है, मतलब किसी और जगह पे रन कर रहा है, हो सकता है एज्यूर क्लाउड में रन कर रहा हो सकता है कि आपने कोई ASP.NET होस्टिंग खरीदी हो, वहां पे रन कर रहा हो, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस, तो वो हम करेंगे। इसके बाद हम इसे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम पेजेस सॉर्टिंग सब कुछ कर देते हैं। ओके, ये सारा हमने किया और इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और अभी यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट टू मास्टर कंटेंट ये सब लिख के आ रहा है, और अभी हम आगे और चीज़ें भी समझेंगे कि क्या क्या और हम कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद अब हम इसे Ctrl+S करके सेव करते हैं और इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हम लोगों ने एक नया पेज बनाया, व्यू यूजर्स, और अगर कोई एरर नहीं है तो तुम देख सकते हो कि ये सारे यूजर दिखने लगे हमें। ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या अगर हम फ्रेमवर्क का यूज नहीं करते तो हमें इसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, कि आप पहले एसक्यूएल कोड लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, फिर उस कोड को एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट में सेव कराइए, फिर उस रिजल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाइए, लूप चला के एक एक जो उसके अंदर एक एक जो एरे है उसको वो करिए, ठीक है। पर ग्रिड व्यू या ऐसी चीज से क्या होता है कि ये अपने आप ही आ जाता है, राइट। अब बूट स्ट्रैप में एक सिंपल सा चीज होता है। अब हम सोर्स पे चले जाते हैं तो ये यहां से तो .NET का व्यू है, ओके, पर HTML के लिए क्या है, ये भी याद रखना, HTML के लिए तो ये एक टेबल ही है, बात समझ रहे हो। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं कोड को तो यू विल सी कि HTML के लिए तो ये टेबल ही है, ओके। भले ही .NET तो होता क्या है कि आपके सर्वर पे जैसे भी पार्स हो रहा हो डेटा, जब आपके ब्राउजर पे आके दिखता है तो वो HTML है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ने एक क्लास दे रखा है। सो जैसे हम लोग इसमें ये ग्रिड व्यू है तो ग्रिड व्यू को एक क्लास दे देते हैं। अगर हम पहले लिखते हैं मान लो क्लास इज इक्वल टू टेबल, ऐसे सेव करते और इसको रीलोड करते हैं तो ये देखिए क्या हुआ, पूरी फुल विड्थ में आ गई, राइट। और
इसमें एक और क्लास होती है टेबल स्ट्राइप्ड। टेबल स्ट्राइप्ड का क्या मतलब होता है कि हर रो अल्टरनेट रो क्या होगी, पट्टीदार, वही कहते हैं पट्टीदार। तो अभी वो देखेंगे क्यों नहीं आ रही, वो विल टेस्ट लेटर। बट टेबल और टेबल स्ट्राइप्ड और टेबल रिस्पॉन्सिव ऐसे क्लास होते हैं, यानी कि अगर हमको इस टेबल को मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। तो वो सब हम सीखेंगे, अभी तो ये नहीं है, बट कैसे हम और इसमें बूटस्ट्रैप के कोड्स को यूज़ करें ये सब, तो ये अभी आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो आप देख सकते हैं अभी सेलेक्ट वगैरह सब कुछ है। हम लोगों ने इनेबल पेजिंग, सॉर्टिंग, सिलेक्शन सब कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आप वापस कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स कर सकते हैं। यहाँ से अभी भी आगे हम सीखेंगे कि आ, जैसे अगर हम कहते थे रिटर्न ओनली यूनिक रोज, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो रिफ्रेश हो जाएगा ये सारा। और इनेबल सिलेक्शन और ये सब भी हम इनेबल कर देते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एडिटिंग भी यहीं से हम उसमें इनेबल कर सकते हैं, ओके। वो सब कैसे करना है, तो अब आज आपका टास्क ये है कि ये आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आर्टिकल आपको अभी भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से आपको सारे टेबल्स के नाम मिल जाएंगे, आप एक एक करके उन टेबल्स को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रोल नहीं लिखा यूज़र का, ठीक है, कुछ और चीज़ें नहीं लिखी, वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि आज हम लोग को ये बस देखना था कि किस तरह हम अपना प्रोजेक्ट बना के एक व्यू यूज़र बनाएं। और अभी ये मेन्यू में नहीं ऐड हुआ है, ठीक है भाई। अभी मेन्यू में होम है, अबाउट है, व्यू यूज़र कैसे दिखेगा, राइट। तो जब भी हम कोई नया पेज ऐड करेंगे तो उसे हमें उस पेज को मेन्यू में भी तो जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मेन्यू कहाँ से हम ऐड करेंगे, ये सारा चीज़ तो धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। सो इसको आप करो और आपको क्या दिक्कतें आती हैं वो आप बताओ। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ASP.NET पे इस टाइप की वेब एप्लीकेशंस को बनाना सीखना है, तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस में आगे चल के हम डेटा एनालिसिस कैसे हम इंटीग्रेट करें, और इन एप्लीकेशंस में आने वाले डेटा को कैसे हम पावर BI पे या फिर टैबलो पे या अदर टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे, पाइथन पैंडास में कैसे हम लोग एनालाइज और विजुलाइज कर सकते हैं, ग्राफ दिखा के क्लाइंट की जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझ के रिपोर्ट्स बनाना एंड ऑल, ये सब हम करेंगे। सो आई होप यू कैन लर्न।